मध्यकालीन यूरोप के बदलते परिदृश्य में एक असाधारण गठबंधन सांस्कृतिक एकता और दृढ़ता का प्रतीक बनकर उभरा। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के गठन के साथ दो राष्ट्रों ने अपनी अलग अलग विरासतों से ऊपर उठकर सदियों तक प्रभाव डालने वाला सामंजस्य रचा। छवीं सदी के प्रारंभ में पोलैंड एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। उसकी धरती उपजाऊ थी और उसका जज्बा अटूट। पोलैंड का साम्राज्य अपने उत्तर पूर्वी पड़ोसी लिथुआनिया के भव्य डची के साथ एकता की संभावना पर विचार कर रहा था। ये गठबंधन यूरोप में तेजी से बदलती स्थिति में उनकी स्थिति को मजबूत करता, संपत्तियां साझा कर समृद्धि लाता। जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ी, जाजिगेलोनियन वंश ने दोनों राज्यों को एक भव्य संघ की ओर अग्रसर किया। 1386 में क्राको में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम घटित हुआ, जब लिथुआनिया के ग्रैंड ड्यूक योगाइला ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, पोलैंड की रानी जाडविगा से विवाह किया और पोलैंड के राजा व्लादिस्लाव द्वितीय जाजिगेलो बने। क्रेवो की संधि के साथ दोनों राज्यों ने नए इतिहास की शुरुआत की। यह संघ भूभागों और संस्कृतियों के मेल का संकेत था, जिसने महाद्वीप पर एक अनूठी सांस्कृतिक छवि निर्मित की। पोलिश भाषा और परंपराएं लिथुआनियाई संस्कृति में घुलने लगीं, जिससे सांस्कृतिक समृद्धि और द्विभाषिक सहनशीलता का युग आया। पंद्रहवीं सदी तक यह संयुक्त सत्ता आर्थिक और सैन्य दृष्टि से समृद्ध हो गई। राज्य यूरोप के मैदानों से होते हुए बाल्टिक सागर तक फैल गया। राष्ट्र में गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर दौड़ गई। कलाकारों और वास्तुकारों ने भूमि पर अमिट छाप छोड़ी। राष्ट्रमंडल की साजी सरकार में कुलीनों का नियंत्रण और राजा की देखरेख का अनूठा मिश्रण था। सिज्म नामक विशाल सभाओं में कुलीन लोग एकत्र होकर वार्ता और सहयोग से नीतियां निर्धारित करते थे। ये प्रारंभिक संसदीय प्रणाली राजनीतिक नवाचार का प्रतीक बनी। इस परिवर्तन के केंद्र में क्राको और विल्नियस जैसे शहर थे, जो संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बने। पूरे महाद्वीप से विद्वान इन शहरों में आए, क्राको विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रों के ज्ञान की ओर आकर्षित हुए। इस काल में एकता अपनी चुनौतियों के साथ आई। विशाल साम्राज्य में स्थानीय शासक विविध प्रथाओं और भाषाओं की एकता बनाए रखने के समन्वय करते रहे। चतुर कूटनीति, आपसी सम्मान और सौहार्द के लिए उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। फिर भी संकट के समय राष्ट्रमंडल एकजुट रहा। हीस्विटस्की ग्रुनवाल्ड की प्रसिद्ध लड़ाई में पोलिश और लिथुआनियाई सेनाएं मिलकर शक्तिशाली ट्यूटोनिक नाइट्स का सामना करती हैं। ये विजय दोनों राष्ट्रों में अद्वितीय एकता और अदम्य साहस का प्रतीक बनी। चौड़ी साझेदारी की स्वाभाविक चुनौतियों के बावजूद शिक्षा एवं ज्ञान बढ़ता रहा। नवाचार और विज्ञान के बीज बोए गए। खगोलजी निकोलस कोपरनिकस एक ऐसे पुनर्जागरण पुरुष के रूप में उभरे, जिन्होंने सौर केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत प्रस्तुत कर मानवता की समझ को बदल दिया।
पुनर्जागरण का प्रभाव विज्ञान तक सीमित नहीं था। कला और कविता में भी पोलिश और लिथुआनियाई कलाकारों ने ऐसे उत्कृष्ट कृतियां रचीं जो सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ी थीं। ये काल एक राजनीतिक प्रयोग की झलक देता है जो ज्ञान और साझा हितों के आधार पर संचालित था। शताब्दियों तक पोलिश और लिथुआनियाई पहचान के प्रति निष्ठा संतुलित रखने के लिए लगातार कूटनीतिक चतुराई और साझा लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा आवश्यक रही। इस काल में कृषि की भी प्रगति हुई। उन्नत तकनीकों ने उत्पादन बढ़ाया। पोलैंड का मनोहारी ग्रामीण परिदृश्य रखे रखे खेतों से भरा था, जहां कुलीन और किसान साथ में श्रम करते थे, जिससे सामाजिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का संकेत मिलता था। व्यापार में भी अपार उन्नति हुई। बेल्टिक बंदरगाहों से लेकर एड्रियाटिक तट तक व्यस्त व्यापारिक मार्ग स्थापित हुए। इन व्यापारिक रास्तों ने संस्कृति के आदान प्रदान और आर्थिक विकास के नए द्वार खोले। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना। विभिन्न विश्वासों के अनुयायी इसके विशाल क्षेत्रों में शांति और आपसी सम्मान के साथ रहते थे, जिससे सामाजिक समरसता का माहौल विकसित हुआ। राष्ट्रमंडल के स्वर्णिम युग की विरासत ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अभिमान की नींव रखी, जो आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। पोलिश और लिथुआनियाई इतिहास का संगम दोनों राष्ट्रों की पहचान में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गया। ये संघ इतिहास की धाराओं में बहता एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण आवश्यकता से उत्पन्न हुआ और एक गहन सांस्कृतिक शक्ति बन गया। ये उस समय में एकता का प्रतीक बना जब पूरे महाद्वीप में असंतोष व्याप्त था। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल एकता, विविधता और साझा नियति की शक्ति का प्रमाण है।